हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिहार बोर्ड के 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं? क्या आप भी सर मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही मज़ेदार है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक का नए पैटर्न पर आधारित ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। यानी जितने भी जीव एवं जंतु होते हैं उन सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो आखिरी यानी अंतिम स्रोत होता है ना, वो क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है ग्रह, ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रमा, ऑप्शन सी में दिया गया है सूर्य और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कोयला। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में है कि तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तिलचट्टा में श्वास रंध्रों की संख्या 10 होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 10 होगा। उसके बाद में बोला गया है क्वेश्चन 3 में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया दोस्तों होती है ना, वो किस में होती है, यही आप सभी को बताना होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया कौकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में और डी में दिया गया है परजीवियों में। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उन सभी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 को देख लीजिए कि फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी फ्लोएम जो ऊतक होते हैं ना, जो खनिज पदार्थों का संवहन नहीं बल्कि खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए सहायक होते हैं पेड़ पौधे में। तो ये जो ऊतक होते हैं इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है, यानी चीनी के रूप में होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा दिखाई देता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी छात्र एवं छात्राओं को इसका जवाब ज़रूर मालूम होगा। अगर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ है जिसके उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है ना, वो हरा दिखता है। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि क्या कारण है कि मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है या किसी भी जीव जंतु का रक्त का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देख लीजिए कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो दोस्तों पौधों में उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गोंद भी कहते हैं, टैनिन भी कहते हैं और रेजिन भी कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो गोंद है, टैनिन है और रेजिन है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। इसके लिए आपको 4 प्रदेशों का नाम मैट्रिक के एग्जाम पेपर में दिखाई देगा। पहला ऑप्शन में रहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और डी में दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, टेहरी बांध का जो निर्माण है ना, वो कहाँ पे किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों के माध्यम से बताना होगा कि किसके उपस्थिति के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं, जिसे हम लोग SO2 कहते हैं, इसी के उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। SO2 के अलावा एक और होते हैं NO2, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जो लाफिंग गैस भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। बोला गया है कि समीकरण 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जब आपस में मिलता है, दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है 2H2O यानी जल बनाता है। यहाँ पे दोनों जगह 2 इसलिए लगाया गया है ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। अब ये जो अभिक्रिया हुई है ना, इस अभिक्रिया का नाम आप क्या देंगे, तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी मज़ेदार तथा काफ़ी सिंपल है। मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला ये सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी अणुसूत्र होता है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ग्लूकोज के अणुओं में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अगर आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें तो ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या O6 दिया गया है, यानी ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 6 है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 6 हो जाएगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ग्लूकोज की जगह पे सुक्रोज यानी चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है। तो वैसे स्थिति में C12H22 और O11 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 22 है, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 11 है और कार्बन की परमाणुओं की संख्या 12 है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों, जान ही लीजिए कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। वहीं पे परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 11 दूनी 22 और 1 23 होती है। किसी भी तत्वों की परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का आसान तरीका जान लीजिए। अगर वो आभास संख्या है तो 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि भाज्य संख्या है तो केवल आप उसमें 2 से गुना कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नियान की परमाणु की संख्या 10 होती है, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, चूंकि भाज्य संख्या तो 20 हो जाएगा। तो आपसे बोला जाएगा Ni यानी नियॉन की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों 20 होता है। उसी प्रकार से सल्फर जिसको हम लोग गंधक बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 16 होता है। अब 16 एक भाज्य संख्या है, तो इसका अगर हमको द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो केवल इसको 2 गुना कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, जो सल्फर यानी गंधक का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोडियम की परमाणु संख्या के बारे में। तो सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है, परमाणु संख्या इसका 11 होता है। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 11 आभास संख्या है, तो इसमें 2 से गुना करके हम लोग 1 को ऐड करेंगे। तो 11 दूनी यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, जो कि हमारा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन 12 काफ़ी मज़ेदार है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। दोस्तों अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है जो कूटपात के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है और उसमें उपस्थित पाचक एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। तो सवाल हमसे ये पूछा गया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण किस प्रकार से होता है, तो अंतर्ग्रहण होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अंतर्ग्रहण। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जा सकता है, यानी वह कौन ऐसा धातु है जिसके माध्यम से सोलर सेल बनाया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मैट्रिक एग्जाम पेपर में भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है जस्ता, सोना, प्लेटिनियम और डी में दिया गया है सिलिकॉन। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन 14 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है। यहाँ पे चारों ऑप्शनों के माध्यम से आप सभी को ये बताना होगा कि वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक प्रकार का लवण है। तो चलिए पहला ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है HCl, और आप सभी को बता दें HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं जो मनुष्य के भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये तो हमारा अम्ल हो गया, लेकिन हमें चाहिए लवण, तो ऑप्शन बी को देख लीजिए। ऑप्शन बी में दिया गया है NaOH। Na के माने तो सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। इसका पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और किसी भी तत्व के साथ यदि OH मिल जाए, हाइड्रोक्साइड मिल जाए, तो समझ लीजिए कि वो अम्ल से क्षार में बदल जाता है, ये क्षार हो जाता है। तो हमें तो क्षार भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए लवण। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी में K2SO4, जिसे हम लोग पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और पोटेशियम सल्फेट एक प्रकार का लवण होता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया Li यानी लिथियम, यूरेनियम, सीजियम और डी में दिया गया है आयरन अर्थात लोहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यूरेनियम जो धातु होता है ना, ये सबसे भारी धातु होता है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इथेन के एक अणु में अगर सहसंयोजक बंधनों की बात करें तो 7 होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 7। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन 17 कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी विद्युत परिपथ में जो स्विच लगाए जाते हैं, डॉट लगाए जाते हैं, ये किस प्रकार से लगाए जाते हैं, किस में लगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ठंडे तार में, ऑप्शन बी में दिया गया गर्म तार में, ऑप्शन सी में दिया गया भूयोजित तार में, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 17 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्विच जो लगाए जाते हैं ना वो भूयोजित तार में लगाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और चारों ऑप्शनों के माध्यम से आप सभी को बताना होगा कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पे ज़रा सा ये समझिए कि आखिर अनवीकरणीय ऊर्जा हम लोग कहते किसे हैं। तो वैसे ऊर्जा जिसके निर्माण में काफ़ी ही ज़्यादा समय करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसको हम तुरंत खोकर और तुरंत नहीं पा सकते हैं, वैसे ऊर्जा को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। और उसी प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं तो वैसे संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे सभी संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, प्राकृतिक गैस को देख लीजिए, ये जितने भी संसाधन का नाम हम आप सभी को बता रहे हैं, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन भी है और अनवीकरणीय ऊर्जा भी है। लेकिन बताया गया है कि इनमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम तो है, कोयला भी है, प्राकृतिक भी गैस है, लेकिन बायोगैस जो है ना ये इंसानों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 19 से बोला गया है कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, और डी में दिया गया है उत्सर्जन से। दोस्तों मनुष्य के जो वृक्क होता है ना जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, और आप सभी को बता दें कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10,000 नेफ्रॉन होते हैं। अब वृक्क का क्या कार्य होता है कि मनुष्य के शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसका कार्य मनुष्य के शरीर में कोई भी अन्य कार्य करने के लिए उसका योगदान नहीं होता है, वैसे सभी अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन करने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। और यह कार्य कौन करता है? तो मनुष्य के शरीर में एक वृक्क नामक संरचना पाई जाती है, इसी का काम होता है कि मनुष्य के शरीर में परिवहन उत्सर्जन करना, यानी अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन करना। तो यहाँ पे एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि वृक्क का कार्य क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि उत्सर्जन करना। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, मुख पाया जाता है, और डी में दिया गया है स्पर्श पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब जो हो जाएगा ना वो स्पर्श हो जाएगा, यानी हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। काफ़ी सिंपल सवाल है और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल पिछले बार पूछा भी गया था कि प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है। पहला ऑप्शन सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, सीधी भी दिशा में और किसी भी दिशा में। तो यहाँ पे प्रकाश की जो किरणें हैं ना वो सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का सही मात्रक है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का सही मात्रक की बात करें तो डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। और कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा लेंस का क्षमता का सही मात्रक है, और वहाँ पे तो डायोप्टर दिया नहीं गया रहता है, या डी बराबर 0 भी नहीं दिया रहता है, और डी भी संकेतक चिन्ह नहीं रहता है। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका सही जवाब होगा क्या। तो आप सभी को बता दें कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक तो डायोप्टर होता ही है, जिसे डी द्वारा सूचित करते हैं, और डी बराबर जो होता है इसे m⁻⁻1 भी लिखा जाता है। इसीलिए तीनों चीज़ों को याद कर ही लीजिए कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, या m⁻⁻1 भी होता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में कि किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है यानी सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 के लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन लाल, पीला, बैंगनी और नीला। तो यहाँ पे विचलन सबसे न्यूनतम बोला गया है, यानी प्रकाश का वह कौन ऐसा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज जान ही लीजिए कि प्रकाश में लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वहीं पे बात करते हैं वह कौन ऐसा वर्ण है जिसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो उस वर्ण का नाम है बैंगनी। और वह कौन ऐसा वर्ण है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वैसे वर्ण अर्थात रंगों का नाम भी है बैंगनी। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से 4 सवाल पूछे जाते हैं कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी वर्ण का। सबसे कम होता है तो लाल वर्ण का। और किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। और किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का। अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया प्रत्यावर्ती धारा, बी में दिया गया दिष्ट धारा, सी में दिया गया है ए और बी दोनों, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज जान ही लीजिए कि बैटरी से जो हम प्राप्त करते हैं धारा ना, यानी बैटरी से प्राप्त जो करंट होती है उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दिष्ट धारा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए पहला ऑप्शन में दिया गया अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, और डी में दिया गया है मिश्र धातु। तो दोस्तों आज जान ही लीजिए आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ना, उन प्रथम वर्ग के सभी जो सदस्य होते हैं वे क्षार धातु होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्षार धातु। अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं और संसाधन होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव के संसाधन किस प्रकार से होते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक फुल वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जियोग्राफी अर्थात भूगोल का पहला चैप्टर, जिनमें संसाधन के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाया गया है। आप नहीं देखेंगे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जान लीजिए कि वैसे पदार्थ जो मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाता है, उससे फ़ायदा उठाता है, उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। अब ये जो संसाधन होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, उसके बाद में गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, पानी हो गया। ये सब ऐसे संसाधन जिसको इंसान नहीं बना सकता है, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जो मनुष्य के टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, गाड़ी हो गया, ये ऐसे संसाधन को हम लोग मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन भी कहते हैं। तो हमको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया होगा, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जो बनाया गया होगा उसे हम लोग मानवकृत संसाधन बोलेंगे। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन वायु तो है, जल भी है और मिट्टी भी है। तो डी में दिया गया जीवधारी, तो जीवधारी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप कक्षा 8 से लेकर 10 तक के सभी साइंस से पढ़ लिए होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब आइए जान लेते हैं वो 2 नियम होते कौन कौन से हैं। तो ये होता है दोस्तों आपतित किरण, और इसी प्रकार से आपतन बिंदु पे टच करके ये परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे हम और आप सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। इसके बीच में बना कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश का पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब जो होते हैं ना, वो तीनों एक ही सतह में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। ये रहा प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम। और प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसीलिए लिखा जाता है साइन आई बराबर साइन आर के। उसके बाद में क्वेश्चन 28 को देखिए कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, और डी में दिया गया है एंगस्ट्रम के रूप में। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को है ना कैंडेला के रूप में सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए। क्वेश्चन 29 कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। यानी पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है ना, ये किसके माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन रंध्र के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, तना और टहनी। तो चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो रंध्र के माध्यम से होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन व्हेल का, चूहा का, हाथी का और डी में दिया गया है आदमी का। तो हम सबसे ज़्यादा तेज धड़कनों वाले जीव की बात करें तो वे चूहा होता है। चूहा एक ऐसा जंतु है जिसका हृदय धड़कन सबसे ज़्यादा तेज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जितने भी छात्र एवं छात्राएँ चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, या प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स और वहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा उसको इंस्टॉल कीजिए। और वहाँ पे आप ढेरों सारे क्विज खेल सकते हैं, सभी सेट का स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल में सर्च कर सकते हैं questionforexam.com और आप हमारे वेबसाइट questionforexam.com पे जाके सभी स्टेट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही सभी स्टेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।